तो लास्ट टाइम हमने अरेज पे जिक्र किया था और अरेज के साथ क्योंकि जब हम अरे के साथ डील करते हैं तो अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना या मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें हर एक इंडेक्स देना पड़ता था बारी बारी। तो अरे की लेंथ तो 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, तो फिर इतना जाहिर है ये एक काइंड ऑफ इनएफिशिएंट अप्रोच हो जाती है कि आप अरे के हर एलिमेंट को इंडिविजुअली वन बाय वन गेट करें, डिस्प्ले करें या उनके साथ कोई भी वर्किंग करें। तो इसके लिए जरूरी था कि जब भी हम कहीं अरे यूज करते हैं तो अरे को या अरे के एलिमेंट को गेट करने के लिए या उनके साथ कोई भी काम करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? लूप। तो हमने उसके लिए मजबूरन लूप भी पढ़ लिया। ये लूप जो हमने पढ़ा ना, फॉर लूप, ये सबसे बेसिक लूप है। इस तरह के यानी लूपिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फॉर ऑफ है, फॉर इन है, फिर फॉर ईच है, फिर मैप है, फिल्टर है, फाइंड है, बहुत सारे लूपिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। ये बेसिक है। और जितने भी लूप स्ट्रक्चर इसके बाद आएंगे वो इससे कंपैरेटिवली सिंपल होंगे। काम मोर और लेस यही कर रहे होंगे क्या कि वो किसी भी अरे को आइटरेट कर रहे होंगे और अरेज पे ही ज्यादातर लूप्स चलते हैं। ठीक है, तो कल तक के काम में किसी को इशू है तो बता दे, अदरवाइज हम आगे चलें। थोड़ा सा कोई इशू नहीं है, ठीक चले। अभी तक मुझे जवाब दे दें अगर आप लोग, तो बड़ा भला होगा और मुझे भी समझ आएगी कि आप लोगों ने देखी है वीडियोस कि डेटा स्टोर करने के कितने तरीके हैं आपके पास। अरे यानी मेमोरी में जो प्रोग्रामर, जितने भी प्रोग्रामर होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? उन्होंने रैम पे कंट्रोल करना होता है, मेमोरी पे कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? डेटा स्टोर करने के तरीके, क्योंकि डेटा स्टोर करेंगे तो कुछ अगला काम कर सकेंगे। तो बेसिकली कल भी मैंने ये जिक्र किया था कि मेमोरी में डेटा स्टोर करने के दो तरीके हैं, एक वेरिएबल और एक अरे। वेरिएबल कब और अरे कब? जब सिंगल आइटम स्टोर करना हो तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप, आई रिपीट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब अगर आपने अरे में स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। और अगर नंबर स्टोर करने हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? नंबर होने चाहिए। और अगर बुलियन स्टोर करना है तो सारा का सारा क्या होना चाहिए? बुलियन होना चाहिए। तो अरे कंटेन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होंगे, नंबर है तो सारे नंबर होंगे, बुलियन है तो सारे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपने पहली स्ट्रिंग दी, दूसरा उठा के नंबर दे दिया। जावास्क्रिप्ट में ये अलाउ तो है, लेकिन हम ये काम करेंगे नहीं। अरे इस मकसद के लिए बनी नहीं है। आप यहाँ जाके इसको ट्रू दे दें या बुलियन वैल्यू दे दें तो आप कहेंगे क्या सर, ये अलाउ ही नहीं है? अलाउ है, लेकिन हम ये नॉर्मली नहीं करते। अरे किसके लिए बनी है? मिसाल के तौर पे इस कमरे में आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो क्या कोई बाहर से बंदा अजनबी आ जाए तो उसको वो बैठ नहीं सकता? यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन उसके बैठने का यहाँ मकसद ही कोई नहीं है। ही इज नॉट सपोज टू डू दैट। ठीक है, तो अरे में आप ये इररेलेवेंट या इनफैक्ट डिफरेंट टाइप का डेटा रख तो सकते हैं, लेकिन रखते नहीं है हम नॉर्मली। समझ आइए बात। एनीवेज, तो ये तो रिवीजन था या रिकैप था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको मिटा दूं, रिकॉर्डिंग्स में सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक, तो मैं जरा थोड़ा सा आगे चल के आपको कुछ नई चीज बताना चाहता हूं। आज हम मेमोरी में डेटा स्टोर करने का तीसरा तरीका पढ़ेंगे, और ये तीनों तरीके, वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 तरीके हम पढ़ेंगे जो कि हम हर जगह यूज करेंगे। तो मुझे बताएं कि जब हमने कोई एक डेटा आइटम स्टोर करना हो तो हमने पढ़ लिया जी कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, सिंपल वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि अरे को भी हम अल्टीमेटली वेरिएबल में स्टोर करते हैं, लेकिन वो बेसिकली सिंपल वेरिएबल नहीं होता, वो अरे बन जाती है। ठीक है, जब हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ यानी मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप स्टोर करनी हो तो हम क्या करते हैं? इसे ये ग्रुप की सूरत में करना हो तो अरे करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि रियल टाइम में जो इंफॉर्मेशन हमें सेव करनी होती है वो हमेशा एक ही तरह की तो नहीं होती, और वो सिंपल भी नहीं होती। मिसाल देता हूं, मैंने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम हो सकता है, उसका सीएनआईसी हो सकता है, उसका आईडी कार्ड, सॉरी, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है। तो ये एक स्टूडेंट के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़े तो ये तो मुख्तलिफ टाइप्स की है, सेम टाइप की तो नहीं है। ऐसी है ना? मिसाल के तौर पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूं, यासिर, ये क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग है। ठीक है, और मैं चाहता हूं जी कि यहां पे स्टोर करूं एज, ये क्या है? नंबर है। मैं चाहता हूं जी मैं स्टोर करूं अपनी क्वालिफिकेशन। जी जी बिल्कुल ले जाएं, आपकी अपनी चेयर है, आपका अपना इंस्टीट्यूट है।
तो ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली, ये मेरी क्वालिफिकेशन है फॉर एग्जांपल, तो क्वालिफिकेशन क्या है? स्ट्रिंग है। अब मिसाल के तौर पे मेरा मैरिटल स्टेटस है, सॉरी, तो वो क्या होगा? बूलियन है ना, तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कई स्टूडेंट शादीशुदा भी हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं सारे गैर शादीशुदा स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करना चाहूं, तो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या ये अरे में डाल सकता हूं? क्यों? अरे में सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डलती है, तो क्या इस सारे को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं? वेरिएबल में तो एक वक्त में एक स्टोर कर सकता हूं ना, या सिर्फ नाम स्टोर करूंगा या सिर्फ एज स्टोर करूंगा। तो अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की स्टोर करनी हो, तो एक साथ किसी वेरिएबल में रखने की अभी तक कोई तरीका नहीं है। हमने पढ़ा एक तरीका है वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल में सिर्फ एक वक्त में एक चीज आएगी। दूसरा तरीका पढ़ा है कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हम अरे में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि अरे में सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये केस है, एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है भाईजान, लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन की टाइप सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये कैसे स्टोर करें फिर? प्रॉब्लम। ठीक। तो तीसरा तरीका इंफॉर्मेशन सेव करने का ये है बेटा कि आप ना, यानी आप सिंपली ये यूज कर लें जिसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं। पंजाबी या उर्दू में पुराने जमाने में मैथ पढ़ते थे तो दरमियानी ब्रैकेट भी कहते थे इसको ठीक है, बट दैट्स समथिंग वो देहातों में चलता है। तो करली ब्रेसेस आप बोल सकते हैं, करली ब्रैकेट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी करली ब्रैकेट्स में करली ब्रैकेट्स हों, अब अच्छा करली ब्रैकेट्स बहुत सारी जगहों पे यूज होंगी, जरा निशानी याद रखनी है। इन करली ब्रैकेट्स के शुरू में और एंड पे कुछ ना लिखा हो, शुरू में और एंड में, तो इन करली ब्रैकेट्स में जो भी चीज लिखेंगे, यानी ये इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। बड़े गौर से समझ रहे हैं। अगर मुझसे को पूछे ना जावास्क्रिप्ट की जो बिल्डिंग है उसके पिलर्स कौन है, हर बिल्डिंग एक पिलर पे खड़ी होती है ना, तो तीन पिलर्स में से एक, यानी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर में से एक ऑब्जेक्ट है जो आज हम पढ़ने लगे, यानी जिस पे पूरी जावास्क्रिप्ट की बिल्डिंग खड़ी होती है, उनमें से एक पिलर क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा पिलर अरेज है, और तीसरा पिलर फंक्शन है जो इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये तीन पिलर आपके पक्के हो गए, आप कभी जिंदगी में जावास्क्रिप्ट में मार नहीं खाएंगे, ट्रस्ट मी। तो अगेन, ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और ऑब्जेक्ट है क्या? इस सवाल का जवाब यह है कि हमें मेमोरी में अगर डेटा स्टोर करना हो तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आपके पास सिंपल डेटा आइटम है, कोई नंबर है या कोई स्ट्रिंग है या कोई बूलियन है, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, मसला फसाद ही खत्म। अगर आपके पास मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल आइटम्स हैं, तो वो सेम टाइप के हैं, तो वो आप सिंपल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में, ये नीचे से बड़ी ब्रैकेट क्या होते हैं उसमें कॉमा सेपरेशन के साथ रैप कर दें, वो क्या बन जाएगी? अरे बन जाएगी, फिर उसे एक वेरिएबल में असाइन कर दें, कोई मसला नहीं। ये जो केस है कि अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो डिफरेंट टाइप की हो एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू द सेम एंटिटी, जैसे ये नेम है, एज है, क्वालिफिकेशन है और मैरिटल स्टेटस है, तो ये सारे के सारे किसी एक शख्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस केस में आप अरे भी यूज नहीं कर सकते, आप वेरिएबल भी यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन सेव कैसे करेंगे? अरे की तरह ये कॉमा सेपरेटेड तो होगी, लेकिन इसमें आप ये इंफॉर्मेशन की वैल्यू पेयर में सेव करेंगे, जैसे सीएसएस में नहीं पढ़ा, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना? कैसे पढ़ी है आपने? जैसे अगर मिसाल के तौर पर कलर देना हो तो आप कलर रेड यही देते हैं ना, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। इसमें से इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी का नाम, और इसमें क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, नेम वैल्यू पेयर हो गया। ऑब्जेक्ट में भी सिमिलर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे जी नेम वैल्यू पेयर के साथ, मैं पहले लिखता हूं जी नेम, और उसके साथ क्या लिखूंगा? ये पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी हो गई है। अगर यही चीज इसी तरह सीएसएस में लिखी हो तो वो तो सीएसएस का स्टाइल है, लेकिन यही चीज जावास्क्रिप्ट में लिखी हो तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल। और प्रॉपर्टीज किस शक्ल में होती हैं? नेम वैल्यू पेयर की शक्ल में होती हैं। ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये वैल्यू, नेम अपनी मर्जी का हो सकता है आपका। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे अच्छा, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट कैसे करेंगे? कॉमा के साथ। सीएसएस में कैसे करते थे? समय कॉलन के साथ, समय कॉलन के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी फॉर एग्जांपल इट्स एज इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, क्या हो गया यार?
ठीक, उसके बाद मैं लिखता हूं जी क्वालिफिकेशन, मैं लेट सपोज क्वाल लिख देता हूं। उसके बाद मैं लिखता हूं जी लेट्स सी, कहां पे, मैं समझा नहीं आपकी बात। रेड निशान को छोड़ना ये एरर है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट पूरा नहीं किया तो इसलिए इसने एरर दिया है कि यार समथिंग इज रॉन्ग। अभी मुझे पूरा तो कर लेने दे। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते थे ना, प्रॉपर्टी का नेम कॉलन यानी फुल कॉलन और प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर कॉमा, यानी जब भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे दो तीन निशानियां याद रख लें। ऑब्जेक्ट हमेशा करली ब्रैकेट्स के यानी करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज की फॉर्म में दी जाती है। प्रॉपर्टीज जितनी चाहे इंट्रोड्यूस करवा दे जैसे सीएसएस की थी, लेकिन यहां की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद सेमी कॉलन नहीं आएगा बल्कि कॉमा आएगा। दैट्स, ये दो तीन निशानी याद रखें। ये आपका बन गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब आप इसे वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और एरर खत्म हो जाएगा आपका। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं जी लेट std इक्वल्स टू दिस। बात समझ आ गई? अब ये जो std है ये अरे है नहीं, ये वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है नहीं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। जाग के बैठे ना भाईजान, बोर तो नहीं हो रहे? वो कहते हैं ना, मुझे अक्सर पता है कि बिगिनर्स को जावास्क्रिप्ट की ये जो काली स्क्रीन वाली डिटेल है ना ये बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन आप एक कोटेशन याद रख लें अपनी मोटिवेशन के लिए, डिफिकल्ट रोड्स लीड टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ठीक है, मुश्किल रास्ते जो है वो हमेशा खूबसूरत मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। आप ये कभी जाए ना मरी या छांगला पे या यूबिया पे या मुशकपुरी पे या कभी किसी भी खूबसूरत मकाम पे जाए तो रास्ते बड़े कठिन होते हैं, लेकिन जब आप पीक पे पहुंचते हैं तो मंजर पता लगता है खूबसूरत है कितना। तो आप ये मोटिवेशन के लिए याद रखें कि मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट की ये काली स्क्रीन पहला हफ्ता द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट, पर अपनी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए याद रखें कि इफ इट इज लुकिंग लाइक अ डिफिकल्ट रोड, थिंक ऑफ इट एट यू आर गोइंग टू रीच एट द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। ट्रस्ट मी, आपको ब्यूटीफुल लगेगी। तो बेटा इंपॉर्टेंस के लिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के बगैर जावास्क्रिप्ट में हिल ही नहीं सकते आप। ये ऑब्जेक्ट है बस। ठीक है, इसमें मजीद चीजें ऐड करूंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इन इट्स बेसिक। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब मैं इसका जवाब दूं या आप देंगे? सिंपल, इस बात को अगर मैं दोबारा रीफ्रेज कर दूं, सब जवाब ठीक है आपका, कि अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सिमिलर टाइप की ना हो, जो हर इंफॉर्मेशन ये पीस ऑफ आइटम डिफरेंट डेटा टाइप का हो, मिसाल के तौर पे नेम स्ट्रिंग है, एज नंबर है, ठीक है, सीएनआईसी लिखता तो वो भी नंबर होता है, ये स्ट्रिंग भी कर सकते थे हम। फिर क्वालिफिकेशन फिर स्ट्रिंग है, इज मैरिड बुलियन है। तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर टाइप की नहीं है। अगर सिमिलर टाइप की होती तो क्या करते? अरे वाज द बेस्ट थिंग। ठीक, और अगर एक ही इंफॉर्मेशन होती जैसे सिर्फ नेम था तो उसके लिए क्या था? सिंपल वेरिएबल ही था। तो अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन कि आपसे को पूछे जी कि ऑब्जेक्ट क्यों, तो अब आपको जवाब पता है कि जब हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सिमिलर टाइप की ना हो और मल्टीपल डेटा आइटम्स हमें, स्टूडेंट एक एंटिटी है, एंटिटी कहते हैं एनीथिंग पर्सन प्लेस फॉर विच यू कलेक्ट एंड मेंटेन द डेटा। दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी चीज जो है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसको आप क्या बोल सकते हैं? एंटिटी सेव कह सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं बिल्कुल। आप इसको स्ट्रिंग बना लें, लेकिन अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग रह गया। तो अब तो आप इसको अरे में भी डाल सकते हैं। अब तो आप इसको अरे में डाल सकते हैं। कैसे? यासिर भी स्ट्रिंग है, 34 भी स्ट्रिंग है, एमसीएस भी स्ट्रिंग है, ट्रू भी स्ट्रिंग है, सारे सेम हो गए ना। तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीन चार सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ट्रू क्या क्या इन्होंने, जब आप आपकी आखिरी प्रॉपर्टी हो ना, अगर आपको शरारतें सूझ रही हैं तो आप कर दें, लेकिन आपको पता है कि इसके बाद कुछ नहीं आना, बस खत्म, खलास। दैट्स व्हाई। मेकिंग सेंस? यहां तक कोई और किसी को कंफ्यूजन, क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट की ये डिटेल है, इसमें एडिशन होंगी, लेकिन ये बेसिक है।
अब मुझे बताएं, इसको मैं अब हटा देता हूं। तो अगर मुझे इसे, जैसे मैंने अरे बनाई थी ना, वेरिएबल लिखा था तो वेरिएबल को डिस्प्ले करने का तरीका बताया था कंसोल लॉग में। अरे लिखी थी तो अरे को भी डिस्प्ले करने का तरीका बताया था, और अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका भी बताया था। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ कंसोल लॉग कर दूं तो ये तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में से सिंपल एक चीज को डिस्प्ले करना है, ये तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो गया। तो अगर इसमें से सिर्फ मुझे नेम चाहिए, या कॉल चाहिए, या इज मैरिड चाहिए, या एज चाहिए, तो क्या करूंगा? उसका तरीका देखिएगा। उसके लिए मैं करूंगा स्टूडेंट, यानी ऑब्जेक्ट का नेम। अब ये एसटीडी ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल वेरिएबल। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल है, अरे है, या ऑब्जेक्ट है? उसमें जो वैल्यू असाइन हो रही होगी उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे आप। तो स्टूडेंट वैसे शक्ल से तो सिंपल वेरिएबल लगता है, लेकिन हमने इसे ऑब्जेक्ट क्यों कहा? इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू की बुनियाद पे। अरे जब आप कहते हैं तो अरे का जो वेरिएबल है वो भी शक्ल से तो सिंपल वेरिएबल लगता है, तो उसे अरे क्यों कहा? उसके अंदर पड़ी हुई, यानी जो वैल्यू से साइन हो रही है। ठीक है, अब आप जरा गौर कीजिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पीरियड सिंबल। ये डॉट को पीरियड सिंबल कहते हैं नॉर्मली, वैसे इसे डॉट भी कह सकते हैं, डॉट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाते हैं ना, तो डॉट से उस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं आप, डॉट मैंने लिखा है तो वो सजेशन में क्या दे रहा है? एज, इज मैरिड, नेम और कॉल। यानी वही सारी चीजें सजेशन में दे रहा है जो कि उस ऑब्जेक्ट का पार्ट है, प्लस कुछ एडिशनल, एडिशनल को छोड़ दे। ठीक है, तो अगर अब मैं करता हूं ना एसटीडी डॉट एज, तो मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट में से सिर्फ क्या मिलेगा? एज, विच इज 34। तो याद रख लेंगे, अगर अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। आपको किसकी जरूरत पड़ती है? यानी दो चीजों की, अरे नेम प्लस इट्स इंडेक्स। और अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज को एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। क्लियर होगी बात? अगर आप यहां पे नेम करेंगे तो आप ये कर लेंगे, अगर आप इज मैरिड करेंगे तो ये कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप, आई एम डैम श्योर कि आपके जहन में सवाल होगा, अगर सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठे करना चाहें तो क्या करेंगे? ऐसे ही है ना? तो फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। कर सकते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज का फंक्शन अवेलेबल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज का फंक्शन अवेलेबल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज का फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। फिलहाल नहीं करेंगे, उसकी एक रीजन है। अगर चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं उसको, फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा, कुछ लोग मायूस होकर देख रहे हैं, क्या मसला क्या यार, छुपा क्यों रहे, कुछ छुपा रहे हैं सर? हम्म, सारी की सारी प्रॉपर्टीज अरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कीज, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सिर्फ सारी की सारी प्रॉपर्टीज की कीज आ गई हैं, नेम एज कॉल इज मैरिड, यानी नेम एज कॉल इज मैरिड। और अगर मैं चाहूं कि यहां पे मुझे वैल्यूज मिल जाएं, तो सारी की सारी सिर्फ वैल्यूज आ गई हैं, यासिर 34 MCS ट्रू, विच इज दिस वन। अब ये ना पढ़ाने का मकसद ये है कि अभी आपको इनके यूज केस का ही नहीं पता चलेगा, यार ये क्यों चाहिए होंगी हमें। ठीक, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया, होल्ड किया हुआ है। पढ़ाऊंगा सही, लेकिन होल्ड किया हुआ है, मतलब पाबंद नहीं किया। तो बुनियादी तौर पे अभी तक आप ये कहेंगे कि अगर आप पूरे एसटीडी को डिस्प्ले करना चाहें तो ये लिख दें, उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को लिखना चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी लिख दें। साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को। यहां तक समझ आ गई बात? बस ये कहानी है अब। सर उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो 0 से उसकी पोज़ीशन स्टार्ट होती है। इसने यहाँ पे 4 शो किए हैं कि 4 वैल्यूज़ है हमारे पास। यहाँ पे 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? नहीं, इसमें पोजीशन शो ही नहीं की उसने। ये अगर 4 मैं लिखा आप, हुआ था पहले। नहीं वो मैंने इसीलिए तो आपको वो फौरन मिटा दिया ना, आपको देखने नहीं दिया, आप बड़ी तेज है, नोट कर लिया आपने जल्दी से। वो पता है कैसे था? जी सर। अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, ये इस सूरत में था।
आप ये कह रही है ना? जी 4 वैल्यूज। तो फोर वैल्यूज नहीं है, 4 तो उसकी लेंथ है ना, 1 2 3 4, स्टार्ट फिर भी 0 से हो रही है। लेकिन मुझे बताएं, ये ऑब्जेक्ट है या अरे है? ये अरे है। अरे है ना? तो अरे जी तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो ऑब्जेक्ट आपको पर। ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना। तो जी सर। इसीलिए फौरन से रिमूव कर दिया था चालाकी से, ताकि आप मुझसे अगला सवाल ही ना पूछे। ठीक है सर। मैंने नहीं किया ना, ये पर्पस इसका है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज का। अब आप पूछेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, डॉट वैल्यूज क्या है, तो इसीलिए तो फौरन मिटा दिया था, आप फिर उसी में घुस रहे। मैंने कहा इसको ना देखें, सिर्फ इतनी बात देखें, इतनी बात देखें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स इट। मैंने अगले सवाल से बचने के लिए आपको वो चीज दिखा दी है कि ये चीज हो सकती है, लेकिन ये हो के करती क्या है, फिर वो नई डायरेक्शन में कर जाते हैं, और उस पे आऊंगा वापस। थोड़ा सा मुझे बेस बनाने दे सिर्फ अपनी। समझ आ गई बात? तो अभी तक जो आपने चीज पढ़ी है जी, कि मेमोरी में डेटा स्टोर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका वेरिएबल है, दूसरा तरीका अरे है, तीसरा तरीका ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि जब आपने सिंपल एक डेटा आइटम स्टोर करना हो तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। अगर आपको ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप, तो अरे यूज कर लें। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑब्जेक्ट यूज कर लें। अरे को अरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? फर्दन फर्दन और एज अ होल कलेक्शन, लूप के जरिए। ऑब्जेक्ट को सिर्फ ये बताया कि ऑब्जेक्ट की एक एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं। एज अ होल इसको एक्सेस करना अभी तक नहीं बताया, बिकॉज ऑफ दोज अदर रिस्ट्रिक्शंस। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एंट्रीज और कीज, 3 फंक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन अभी हमारा वक्त नहीं है उनको पढ़ने का। सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन बताई है उतनी समझ आ गई आपको? डाइजेस्टेबल है, इजीली आगे चल सकते हैं हम? चलें जी। बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट में भी इजी नहीं है, अभी ऑब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ा नहीं है। ऑब्जेक्ट पूरा पढ़ लेने देना, फिर मुझे बताइएगा कौन इजी है कौन मुश्किल है इजी। आई एम नॉट सेइंग इट अ डिफिकल्ट, लेकिन अभी आपने इसकी एक ग्लिम्स देखी है, ग्लिम्स समझ देना, झलक देखी है इसकी, ठीक है? तो अभी खुद देख लें कि आपके 2 सवाल मैंने बड़ी क्विकली से गुजार दिए, वापस हटा दिए, कि मैं आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एक्चुअली, बिकॉज आप में से 1-2 लोग मे बी के अच्छे हों, जिनको प्रोग्रामिंग की हाउ न हो, वो समझ सकते हो, लेकिन आई बिलीव कि सारे लोग अभी इस लेवल पे नहीं है। मुझे पहले वो लेवल एस्टेब्लिश करना है। एनीवेज, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, तो ऑब्जेक्ट भी इतना इजी नहीं है। अभी मैंने बार बार क्या बोला है, ऑब्जेक्ट में एडिशन करूंगा, ऑब्जेक्ट में एडिशन करूंगा, ऑब्जेक्ट में एडिशन करूंगा, तो उसको समझे ना पहले। जब एडिशन करूंगा तो फिर एडिशनल चीजें बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट इन इट्स वेरी सिंपल फॉर्म यही है, हम थोड़ा सा ऐड करेंगे उसको। बहरहाल, इसके अलावा कोई और सवाल हो? यहां तक कोई सवाल नहीं है? मैंने कहा था कि जी जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए 3 पिलर हैं, 3 में से 2 पिलर हमने पढ़ लिए। एक है, मैंने बोला जी, अरे, एक है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किसी को इंटरव्यू में या किसी को नहीं आप बताना जावास्क्रिप्ट 3 पिलर है, मतलब मैं अपनी परसेप्शन और अपनी अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं कि अगर ये 3 चीजें आप समझ जाएं तो जावास्क्रिप्ट समझना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं खुद इनको दर्जा दे रहा हूं 3 पिलर्स का, कि जावास्क्रिप्ट की पूरी बिल्डिंग इन 3 पिलर्स पे खड़ी होनी है, अरेज और ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा कौन सा है? फंक्शंस। तो आज हम फंक्शंस को शुरू कर लें, इजाजत है? चलें जी। फंक्शंस जो हैं वो डेटा स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है, नया तरीका नहीं है। डेटा स्टोर करने के कितने तरीके रहेंगे? बस यही 3 हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब फंक्शंस क्या है? वैसे फंक्शन, नाम सुन के आपको क्या लगता है फंक्शन क्या है? वेरी गुड, कोई काम करने को फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जी, ये मोबाइल है, इसका क्या फंक्शन है? जब मैं ये लफ्ज बोलूंगा इसका क्या फंक्शन है, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या काम करता है? तो फंक्शन का मतलब जावास्क्रिप्ट में यह है कि हम आप कुछ ऐसा लिखेंगे, कोई ऐसा कोड लिखेंगे, कोई ऐसी लाइन लिखेंगे जो क्या करेंगे, कोई ना कोई काम परफॉर्म करेंगे, कोई ना कोई क्या करेंगे, काम परफॉर्म करेंगे। वो काम क्या हो सकता है? 2 नंबर को जमा करना, ये भी काम हो सकता है। किसी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना, ये भी काम हो सकता है। किसी डिव को हाइड एंड डिस्प्ले करना, अब आहिस्ता से समझ रहे हैं आप, ये भी काम हो सकता है। किसी डिव को एनिमेट करना,
ये भी काम हो सकता है। तो वो काम से मुराद आप समझ रहे हैं क्या काम हो सकता है? ठीक हो गया। तो फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी चीज को कोई डायनामिक पार्ट बनाना है, किसी भी वेबसाइट के किसी हिस्से को, तो वो कौन बनाएगा? बेसिकली फंक्शन बनाएगा। तो फिर आप कहेंगे जी ये 2 दिन जो फजूलियात में लगे हैं ये किस लिए? फंक्शन जो है उसे काम करने के लिए डेटा चाहिए होगा, इनपुट या आउटपुट चाहिए होगा। वो इनपुट या आउटपुट को कहां रखेगा? कहीं स्टोर करेगा। स्टोर कहां करेगा? किसी जगह पे करेगा। वो जगह कौन सी है? मेमोरी है। मेमोरी में स्टोर करने के तरीके कौन से हैं? यही दो हैं। तो सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं ना? तो फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन अकेले कुछ नहीं कर सकता। फंक्शन को कुछ इनपुट चाहिए होगा और कुछ आउटपुट चाहिए होगा। वो इनपुट और आउटपुट रखेगा कहां पे? मेमोरी में रखेगा। तो मेमोरी में किस तरीके से रखेगा? वेरिएबल्स की सूरत में, या अरेज की सूरत में, या ऑब्जेक्ट्स की सूरत में। अब जरा फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन है क्या बेटा? अभी तक मैंने जितना भी कोड लिखा, उस कोड के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैं जो ही पेज रिफ्रेश करता हूं, जितना कोड लिखा होता है ऊपर से नीचे तक सारा चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैं यहां पे अगर लिखता हूं लॉग, और यहां पे लिखता हूं जी हेलो, और यहां पे इसको अनकमेंट कर देता हूं। अब मैं जाके पेज रिफ्रेश करता हूं, तो जितनी लाइनें लिखी थी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई ना। मेरे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं जिस लाइन को चाहूं एग्जीक्यूट करूं, जिसको ना चाहूं एग्जीक्यूट ना करूं। कोई कंट्रोल नहीं है ना अभी तक मैं जितना भी कोड लिखूंगा सारा का सारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाहे आप यहाँ 100 लाइनें लिखें, चाहे आप 1000 लिखें, चाहे आप 2000 लिखें, जो ही पेज रिफ्रेश करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगी। क्या होगी? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर में जो लाइन आएगी उसी ऑर्डर, उसी तरतीब में वो एग्जीक्यूशन होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये सीक्वेंशियल ना हो, एक। दूसरा ये चाहता हूं कि पेज रिफ्रेश पे सारा कुछ एग्जीक्यूट ना हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पेज रिफ्रेश पे हो तो फिर ठीक है। लेकिन क्या आप रियल टाइम में आप इसी गूगल मीट को देख लें कि इस पे क्लिक करता हूं तो ये चीज शो होती है ना? अगर ऐसा हो कि मैं जो ही पेज रिफ्रेश करूं तो सारा कुछ शो होना शुरू हो जाए, वुड इट बी डिजायरेबल? इट्स नॉट डिजायरेबल, क्योंकि सम कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं किसके ऊपर? क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो अब जरा एक बहुत पहले लाइन बताई थी जिसपे तस्बीह पे रोलने को कहा था कि जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी तक वो लाइन पढ़ के आपको तस्बीह पे पढ़वा के छोड़ ही दी, भूल ही गए हम। तो आज दोबारा देखें कि अगर सब कुछ रिफ्रेश पे एग्जीक्यूट होना है तो फिर तो जावास्क्रिप्ट का मकसद ही नहीं रहा। तो अब हम ये चाहेंगे कि हम जो कोड लिखें वो कोड किसी बटन के क्लिक के साथ एसोसिएट कर दें, किसी डबल क्लिक के साथ एसोसिएट कर दें, किसी माउस ओवर के साथ एसोसिएट कर दें, किसी माउस लीव के साथ एसोसिएट कर दें। तो वो जो कोड पोर्शन है ना, जिसको हमने किसी न किसी इवेंट के साथ बाइंड करना है या एसोसिएट करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्या? फंक्शन लिखने की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फंक्शन लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज नथिंग, इट्स अ पीस ऑफ कोड। यानी जैसे आप नॉर्मल कोड लिखते हैं ना, यही कोड लिखते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेशल कन्वेंशन है कि वो कोड ऑन डिमांड चलेगा। बोल दें वो कोड क्या चलेगा? ऑन डिमांड चलेगा। ऑन डिमांड का मतलब जब मैं चाहूंगा चलेगा। यस, यानी सिर्फ वेबसाइट खोलें या पेज रिफ्रेश करें तब ना चले, जब हम चाहें, जब हम कहीं क्लिक करें, जब हम कहीं डबल क्लिक करें, जब हम माउस ओवर करें, वगैरह वगैरह। चले, ये बोल दें जरा फिर। अब आई हुई है, वो ऑनलाइन लेती हैं। चले, सो अब हमने करना क्या है? आपने जब भी फंक्शन लिखना है ना, तो आपने पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जैसे वेरिएबल लिखते हैं ना, आप शुरू में लेट हमेशा लिखते हैं, और उसके बाद कोई भी अपना आइडेंटिफायर, कोई भी वेरिएबल का नाम। इसी तरह फंक्शन लिखने के बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दें अपनी मर्जी का। फिर आप स्मॉल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस बोलते हैं, और फिर आप करली ब्रैकेट्स। ये देखें करली ब्रैकेट का दूसरा इस्तेमाल आया।
पहले थी सिर्फ करली ब्रैकेट, मैंने कहा था करली ब्रैकेट के साथ कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब करली ब्रैकेट के साथ कुछ है ना, तो जब भी इस तरह का सिंटेक्स आप लिखा हुआ देखिए ना, जो फंक्शन से स्टार्ट हो रहा हो, फॉलोड बाय एनी नेम ऑफ द फंक्शन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ये सिंटेक्स है किसका, फंक्शन का। ये आपने क्या लिख लिया। अब अगर मैं इसके अंदर कंसोल लॉग लिखूं तो अब आउटपुट पे क्या आएगा, हेलो आएगा। हेलो आना चाहिए ना, कुछ भी नहीं आया, नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। वजह, फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, कि जब हम क्लिक करें तो कोई चीज शो हो। हम इसको किसी पे बाउंड करना चाहें, यानी किसी के साथ एसोसिएट करें कि ये फंक्शन जब हम चाहें तब चले, पेज रिफ्रेश पे नॉर्मली ना चले। देखिए ना, अगर मैं ये कंसोल लॉग बाहर लिख दूं बगैर फंक्शन के, तो ये क्या करेगा, हेलो बाहर या आउटसाइड, आउटसाइड द फंक्शन लाइक, तो हेलो आउटसाइड तो चल जाएगा, लेकिन जो हेलो फंक्शन के अंदर है इसको कहते हैं हेलो इनसाइड। तो हेलो इनसाइड फंक्शन नहीं चला, लेकिन हेलो आउटसाइड चल गया। तो ये बात याद रखनी है कि फंक्शंस के अभी तक हमने दो यूज केसेस पढ़े हैं, और भी बहुत यूज केसेस हैं। एक तो ये है कि हम जब ये नहीं चाहते कि फंक्शन पूरे कोड की तरह लाइन में आए तो उसको भी रगड़ा जाए। फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ये जो मैंने कहा ना, ये हमने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन किया है। क्या किया है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जब तक फंक्शन को डिफाइन कर लें लेकिन कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट। अब हम कर रहे हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन फंक्शन कॉल का मतलब क्या है कि मैं उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो जब मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा टेस्ट, तो फंक्शन को कॉल करने का यह तरीका है, सिंपली फंक्शन का नाम लिखें, क्या नाम था, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिख दें, बस इतना सारा काम। अब जब आप जाएंगे तो पहले उसने क्या लिखा है, हेलो आउटसाइड, फिर उसने क्या लिखा है, हेलो इनसाइड द फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कोई ऐसी लॉजिक लिखना चाहें जिसको आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट ना करना चाहें बल्कि उसको डिपेंडेंट रखना चाहें, कि जब हम कॉल करें जदू साड़ी मर्जी हो सी तदू कॉल कर सो, पंजाबी समझ आती है अगर तो, ठीक है। ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अब हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन एग्जीक्यूट या वापस वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि यही फंक्शन आप 2 दफा कॉल कर लें, 3 दफा कॉल कर लें, तो कितनी दफा कॉल होगा, जितनी दफा चाहेंगे कॉल हो जाएगा। यानी आपने एक दफा फंक्शन लिखकर एक जगह रख लिया, जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे बार बार तो आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस लिखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आपका नाम क्या है, क्यों है, हाँ, पहचान के लिए, ठीक है। फंक्शन के साथ ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने इसकी पहचान ही ऐसे रखी है, यूं समझ लें कि इट्स पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। नहीं लिख सकते ना, अगली मेरा जवाब तो पूरा होने दे, जल्दबाज बहुत है ना आप, जवाब तो पूरा होने देना। पहली बात तो ये है कि आपने कहा जी ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो आपको पता लग गया ना आपको अब्दुल रहमान क्यों कहते हैं। तो एक फंक्शन की पहचान यही है कि यानी उसको अगर आप लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स डिफाइन ही ऐसे किया गया है, ब्राउजर्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि वो फंक्शन को इसी तरह इसी सिंटैक्स के साथ अंडरस्टैंड करे। दूसरा जवाब ये है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बड़े काम की हैं। हम थोड़ी देर बाद इसमें डेटा पास करेंगे, वही डेटा, कितनी तरह का डेटा हमने पढ़ा, या स्ट्रिंग पास करेंगे, या नंबर पास करेंगे, या बुलियन पास करेंगे, या ऑब्जेक्ट पास करेंगे, या अरे पास करेंगे। तो जब पास करेंगे तब इसका जवाब दे दूंगा, ठीक। अभी तक इस फंक्शन में हम कुछ पास नहीं कर रहे, खाली फंक्शन कॉल है। यानी मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये बाहर स्टेशनरी की शॉप है, वहां से जाके मार्कर लें। सो आई वांट टू मेक यू डू सम वर्क,
या मार्कर ले आए नहीं, मैं कहूंगा जी आप ये 10 रुपए पकड़े, बाहर दुकान पे जाएं और इसकी टॉफी खा लें। आप 10 रुपए लेके बाहर गए और वहां जाके आपने क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, वापस ना मेरे पास आए, ना मैंने पूछा, ना कुछ ना कहा, बस मैंने आपसे एक फंक्शन परफॉर्म करवाना था, आपने कर दिया, ठीक। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं आपको 10 रुपए दूं और कहूं जी मार्कर लेके वापस आए और मुझे दिखाएं, ठीक है ना, इस पे बाद में आते हैं। तो पहले ये समझ आ गई फंक्शन की। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई सर, ये भी तो पेज रिफ्रेश पे चल रहा है ना, तो फायदा क्या हुआ, मतलब आपने इधर ही शो कराना था तो डायरेक्ट लिख देते, फंक्शन के अंदर लिखने की क्या जरूरत थी, क्या तरद्दुद था। तो ऐसा नहीं होता, मैंने ये फंक्शन लिख दिया ना टेस्ट नाम से, इस फंक्शन को कॉल कहां पे करूंगा, ये एक मैजिक है कि मैं HTML में आऊंगा और मैं इस बटन पे आके लिखूंगा ऑन क्लिक और साथ में कह दूंगा टेस्ट। अब जो मैंने फंक्शन बनाया उसको मैंने एसोसिएट कर दिया किसके साथ, एक बटन के साथ। अब ये फंक्शन तभी चलेगा जब इस बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्लिक 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 क्लिक, जितने दफा क्लिक करेंगे वो फंक्शन चलेगा। हुण तुसी ये तो नहीं कहना जी सर वो वखरे वखरे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आप ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन की इंपॉर्टेंस पता चली है कि अगर आप नॉर्मली एक ही फाइल में सारा कुछ लिख देंगे तो जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट पूरे के पूरे कोड को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर देगा, जो लाइन पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट। लेकिन जो चीज फंक्शन में आएगी उसको वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो फंक्शन कॉल आप नॉर्मली यहां भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा था यहां, लेकिन उस केस में क्या होगा, पेज रिफ्रेश होगा, जब ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा जो ही फंक्शन कॉल आएगी उसको चला देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं उस फंक्शन को अटैच करना चाहता हूं किसके साथ, किसी बटन के साथ। आप किसी H1 के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई है, पक्का, कसमें, चले अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ना इस पे बाद में आता हूं, वापस जाता हूं और मैं फंक्शन को इधर ही कॉल किए रखता हूं और अब्दुल रहमान साहब के सवाल का जवाब देता हूं। फंक्शन चल गया क्योंकि मैंने यहीं पे कॉल किया हुआ है। अब एक लाइन और देने लगा हूं जो आज की तस्बीह है आपकी, पीर साहब के पास जाते हैं ना, वो आपको विरद और हाथ और वज़ाइफ मुकर्रर करते हैं। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, function is like a machine, it takes an input in raw form and it gives you the output after processing that। ये ज्यादा लंबा हो गया तस्बीह, छोटी सी तस्बीह देती हूं। मैं उर्दू में बताता हूँ, पहले अंग्रेजी में भी थोड़ी सी अंग्रेजी भी जाननी है ना मुझे। मतलब आपने जब किसी को बताना तो आपने अंग्रेजी में बताना ना, मतलब उर्दू में मैं तो बता दूंगा, मैं तो पंजाबी में बताने के लिए तैयार हूं। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है, जैसे आप जूते बनाने वाली मशीन को देखें, एक तरफ से आप रॉ प्लास्टिक या रॉ मटेरियल डालते हैं और उसे सांचा देते हैं, तो वो उस सांचे के मुताबिक उस रॉ मटेरियल को चप्पल बना के दूसरी तरफ से आपको आउटपुट दे देता है। समझ आ गई, उर्दू में पंजाबी में देसी मिसाल समझ आ गई है ना। आप उसे कहें फंक्शन इज लाइक ए मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स यू एन आउटपुट। सादा तरीन शक्ल ये। मशीन क्या करती है, कोई भी मशीन बना ले, जूते बनाने की मशीन बना ले आप, एक तरफ से आप इनपुट डालते हैं, दूसरी तरफ से आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो बीच में मशीन क्या करती है, जिसमें इनपुट डालते हैं वो प्रोसेसिंग करके उस इनपुट को रिफाइन करने की कोशिश करती है और आउटपुट में कन्वर्ट करती है। समझ आ गई ये बात। अगर कोई ऐसी मशीन हो जिसमें एक तरफ से चप्पल के लिए रॉ प्लास्टिक डालें, दूसरी तरफ से वही रॉ प्लास्टिक निकाल दे, तो वो मशीन तो ना हुई ना। वो मशीन तो ना हुई, फिर खराब होगी तो निकालेगी नहीं, वो अंदर ही हजम कर लेगी कुछ। तो आज की तस्वीर क्या है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स यू आउटपुट। अब हमने जो अभी तक फंक्शन, ये फंक्शन है, तो हमने ये जो मशीन बनाई है ये कोई इनपुट नहीं ले रही, ये कोई इनपुट नहीं ले रही। तो फंक्शन का इनपुट क्या होता है कि आपने ये जो ब्रैकेट्स दिए ना, इसमें आप कोई डाटा पास करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे क्या पास कर रहा हूं, डेटा पास कर रहा हूं। डेटा किस फॉर्म में पास कर सकते हैं, नंबर की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, बुलियन की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, अरे की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। जितनी टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डेटा को डील करने के जितने तरीके हमने पढ़े हैं ना,
उस सारी एग्जाम का डेटा आप पास कर सकते हैं। अब अगला सवाल आप मुझसे पूछेंगे जी डेटा पास करेंगे क्यों भाई? तो ये तो बात का सवाल है। पहले तो ये समझ लें कि हम किसी फंक्शन में डेटा बतौर इनपुट पास कर सकते हैं। मेरी तरफ देखें जी, समझ आई बात? मैं इसको सर इतना इतना इसलिए दबा दबा के बोल रहा हूँ, इतना रगड़ रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई जी। सर ये 2 दफा कॉल एंड हुई है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बाद में इशू तो नहीं आएगा जो अपलोड होगी वीडियो? नहीं, 2 दफा कैसे रिकॉर्डिंग हुई? यहाँ से मेरी 2 दफा ये लीव हो गई थी क्लास, अभी नहीं, फिर वो मैंने आप जो। अगर जब तक मैं लीव ना करूँ ना, जो होस्ट है, तो जी। उसमें मसला नहीं आता। आपने लीव किया तो इसका मतलब वो नहीं आएगा इशू कोई भी। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। स्क्रीन यहाँ से फुल ब्लैक हो गई थी, आपकी आवाज भी बिल्कुल बंद हो गई, तो ये रिकॉर्डिंग ठीक जाएगी क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं बीच में। ठीक होगी, होपफुली ठीक होगी। ना हुई तो मुझे बताइएगा, कल मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है सर। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट, गिव्स यू एन आउटपुट। ये मेरी मशीन थी, इसको मैंने क्या दिया? इनपुट दिया। अब ये इनपुट मशीन में अभी तक गया नहीं। मैंने मशीन है ना, मैंने यहां से इनपुट डाल दिया लेकिन अभी तक मशीन में पहुंचा। तो इसका मतलब है इस मशीन को इनपुट लेने के लिए यहां एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि डेटा कहां स्टोर होता है? वेरिएबल में स्टोर होता है ना। तो मैं यहां से डेटा पास कर रहा हूं 25, तो यहां पे कोई इस डेटा को रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए जिस फंक्शन में पास कर रहा हूं। तो मैं यहां लिख दूंगा ए। क्या लिख दूंगा? इसके साथ कोई लेट, कोई वॉर, कोई लेट सेट इसके साथ नहीं लिखते। ये ए सिंपली क्या है? इट्स अ वेरिएबल, और वेरिएबल कहां होता है? मेमोरी में। तो जब ये फंक्शन कॉल होगी तो जो भी डेटा आपने पास किया होगा ये ऑटोमेटिकली उठ के कहां कॉपी हो जाएगा? इस ए में कॉपी हो जाएगा। बात समझ आ गई है? आ गई है या नहीं आई? नहीं आई? क्यों? मैंने कहा जी फंक्शन इज लाइक मशीन, एक पास इनपुट पाओ तो दूसरे पास आउटपुट निकलेगा। वेरिएबल में नाम नहीं दिया तो ये क्या है? ये हमारा काम नहीं है ना। जावास्क्रिप्ट को पता है कि फंक्शन कॉल क्या होती है और फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। और ये भी जावास्क्रिप्ट को पता है कि जब फंक्शन कॉल के दौरान कोई डेटा पास होता है तो वो इसी नाम का फंक्शन, टेस्ट नाम का फंक्शन ढूंढेगा और उसके अंदर ये वेरिएबल ढूंढेगा। जब उसे दोनों चीजें मिल जाएंगी तो ये 25 उठा के इसमें कॉपी कर देगा खुद। दो फंक्शन सेम नाम के हो ही नहीं सकते, एरर दे देगा, फंक्शन बनाते वक्त एरर दे देगा। नहीं नहीं, अच्छी बात है, समझ आई बात? मिसाल के तौर पे मैं ये दोबारा कर देता हूं आपके लिए। फंक्शन टेस्ट, ठीक। और इसमें आप कहें जी के लेट सपोज लॉग, और आप कहें जी के लेट सपोज हेलो टू। वापस जाएं, हेलो आउटसाइड और हेलो टू। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी इसने एरर क्यों नहीं दिया? अभी एरर देगा। बड़ी बात है, इसने एरर नहीं दिया। इस केस में ये क्या कर रहा है? दोनों में से जो बाद वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। गॉट इट? तो अगर लेट सपोज, मेरा ख्याल था कि इसे एरर देना चाहिए, लेकिन ये एरर क्यों नहीं दे रहा है? ये एक फंक्शन ओवरराइडिंग या ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आप एक नाम से दो फंक्शन नहीं लिख सकते, जैसे वेरिएबल नहीं लिख सकते। ठीक, ये समझ आ गई है? और अगर ये ऐसे हो, बल्कि ऐसे ना हो, उसको छोड़ दीजिए। एक नाम से आप दो फंक्शन नहीं लिख सकते। ठीक, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें लिख सकते हैं, जिनको अभी बताना जरा काइंड ऑफ रिस्की हो सकता है। तो इस बात को आप समझें कि जब मैं यहां से डेटा पास कर रहा हूं तो यहां पे मस्ट है कि मैं उस डेटा क्या करूंगा? रिसीव करूंगा। अब एक और केस हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि आप एक नंबर पास करें। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2 नंबर पास करें, 3 नंबर पास करें, 4 नंबर पास करें। तो जब आपको एक से ज्यादा डेटा आइटम्स पास करने होंगे तो आप कॉमा के साथ सेपरेट करके भेज सकते हैं। अब जब ये कॉमा के साथ 3 डेटा आइटम्स भेज रहे हैं तो यहां मुझे कितनी जगह चाहिए इनको कैच करने के लिए? 3 जगह चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
अब ये देखें ना, आपके जहनों में खुद बहुत इस तरह की शरारतें सूझनी चाहिए, यार ये 3 चीजें भेज रहा हूं और तीनों की टाइप बिल्कुल सिमिलर है, तो बजाय 3 भेजने के इन तीनों को ग्रुप कर लूं और एक ग्रुप भेजू ना, ऐसे ही है ना? तो मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन अगेन ये एडवांस है इसको थोड़ा सा। तो फिर यहां कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? 3 की जगह 1। वेरी गुड दरमान, यू इम्प्रेस्ड यार। अब ये एक है, अरे यानी ए वेरिएबल नहीं है, एक है अरे है। कैसे पता चला? क्योंकि आने वाली वैल्यू जो उसमें असाइन होनी है वो बताएगी कि ये अरे है, ऑब्जेक्ट है या। बात समझ आ गई है? खैर, कीपिंग इट सिंपल, इस पे हम बाद में आएंगे और ये काम सारे हम जाहिर थ्रू आउट प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। तो मैंने 25 दिया तो 25 ए में स्टोर हो जाएगा। अब आप कहेंगे यार 25 भेज क्यों रहे हैं, डाटा भेज क्यों रहे हैं, मकसद क्या है, मकसद तो बताएं। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे सिर्फ कर दूं ए, तो क्या कंसोल होगा? ए। मैं यहां पे वापस जाता हूं, क्या आउटपुट आया? इसका मतलब है कि मैंने क्या बोला था, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन आउटपुट, सॉरी इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट। तो ये आउटपुट उसने दे दिया, ये आउटपुट उसने नहीं दिया, ये आउटपुट उसके अपने अंदर ही मौजूद है। हम चाहते हैं हमें वापस दे आउटपुट। नहीं समझे आप? नहीं समझे? मैं समझा देता हूं, जरा डिटेल से समझा देता हूं। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहां से है? वो किधर गया टूल यार? मैंने ये कहा था आपको कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन। ये मशीन है मेरी, इसका रंग किधर से चेंज होगा? ओके ये है रेड। ये मेरी मशीन है, इट टेक्स एन इनपुट, वो इसने लिया क्या? 25 एंड इट गिव्स यू आउटपुट। अब मैंने फंक्शन को 25 दिया तो इसने 25 इधर अंदर ही डिस्प्ले किया हुआ है, अभी वापस आउटपुट कुछ भी नहीं दिया उसने। या आप यूं बना लें इसको, या यूं बना लें कि यू गिव इट एन इनपुट 25 एंड इट विल गिव यू सम आउटपुट बैक। ठीक, तो फंक्शन वापस आउटपुट कैसे देता है आपको? यू कैन, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इट इन हियर, आप सिंपली लिख दें रिटर्न ए। समझ आई बात? ये रिटर्न का मतलब क्या है? ये चीज वापस ले जाओ। क्या चीज वापस ले जाओ? ए। ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 25। मतलब क्या है? जो चीज लाए हो वही चीज वापस ले जाओ। तो रिटर्न क्या करता है? फंक्शन को रिटर्न कर देता है उस जगह पे जहां से वो कॉल हुआ था। अब आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को इनपुट दिया, फंक्शन ने वो इनपुट रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वही जो इनपुट था उसी को क्या कर दिया? वापस रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके वापस यहां दे दिया। अब ये जो फंक्शन कॉल है, इसके अंदर वो रिटर्न हुई हुई वैल्यू पड़ी हुई है, वो आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? जाहिर है डिस्प्ले करना तो सारा ऐसे ही होगा ना, कंसोल लॉग के अंदर फंक्शन को कॉल कर ले। ये आखिरी चीज है अगर आप समझ सकते हैं तो। अब ये फंक्शन मशीन है, फंक्शन इज लाइक ए मशीन, यू गिव इट एन इनपुट, इट गिव्स यू एन आउटपुट। अभी कहेंगे सर इसका मकसद क्या है? हमने 25 दिया, उसने 25 वापस दे दिया, बस दैट्स इट। मतलब दुकानदार के पास जाएं, उसको कहें जी 10 रुपए की चिप्स दे दो या लेस दे दो, और वो आपको 10 रुपए ही वापस दे दे। डज इट हैव एनी पर्पस? नहीं ना। लेकिन आप एक फ्लो समझें, अभी तक इसका मकसद कोई नहीं है। अब मैं सपोज ये करता हूं कि मैं इस फंक्शन को टेस्ट के बजाय, अब मैं जरा प्रोडक्टिव चीज देता हूं, इसको टेस्ट के बजाय मैं नाम दे देता हूं SQR। SQR का मतलब स्क्वायर। और इस फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं कहता हूं यार मैं किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो स्क्वायर क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ऐसे ही होता है ना।
तो मैं यहां पे लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय a। अब मैंने इसे दिया 25, इसने रिसीव किया 25, इसने रिटर्न क्या किया 25 का स्क्वायर। अब समझ आइए कुछ फंक्शन की कि आई एम गिविंग इट अ रॉ इनपुट एनी सिंपल नंबर एंड इट इज गिविंग मी अ कैलकुलेटेड वैल्यू और आउटपुट एंड आई एम डिस्प्लेइंग दैट आउटपुट। अब अगर आप वापस जाएं 625 25 का स्क्वायर, इसे इनपुट डिफरेंट दें, इनपुट इसे 2 दें, 4, इसे इनपुट आप इतना दे दें। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट, इट गिव्स यू एन आउटपुट। ये मशीन समझ आ गई आपको? अच्छा, फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इतने ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता। हर स्टेप पे आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हर स्टेप पे आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हर स्टेप पे आपको फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे पहला फंक्शन आपने यूज किया था आपको याद है? ये क्या है? ये लाइन पढ़ के बताओ, मुझे समझाएं। बड़ी बात है, जो पढ़ के आपने बता दी मुझे। ये क्या है? ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन कॉल है। नहीं नहीं, अब मैं ये नहीं पूछ रहा क्या देता है, मैं ये पूछ रहा हूं ये क्या है। ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन। तो हमने तो कहा जी फंक्शन को कॉल करने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन पहले कहीं डिफाइन भी हो, तो हमने इसको डिफाइन किया है। तो ये किधर से आया फिर? ऐसे फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं जो हमने नहीं लिखे, वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद हैं और उन्हें कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। क्या कहते हैं? तो बिल्ट इन फंक्शंस को भी कॉल करने का सेम तरीका है कि आप फंक्शन का नाम क्या है? अलर्ट, और उसमें डेटा क्या पास हो रहा है? हेलो नहीं, स्ट्रिंग यार। हेलो तो अन्य हमें पता है, हेलो लिखिए अंदर, की कर दो यार। डेटा क्या पास हो रहा है? स्ट्रिंग। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन, मैंने इस फंक्शन को स्ट्रिंग डेटा दिया, ये मुझे आउटपुट में क्या देगा? वो पूरा डायलॉग फॉर्म करके आउटपुट में मुझे अलर्ट बना के देगा। अब समझा कि मशीन क्या करती है, और लकीली आप खुद मशीन बना चुके हैं अब अपनी पहली। शुरू में लिखा था ऑन क्लिक पे अलर्ट, इस तरह क्लिक करते साथ एक बॉक्स सामने आ जाएगा, उसमें लिखा है। हमने तो वो नहीं बताया कि बॉक्स बनाएंगे उसमें। नहीं, हमने अभी बताना भी नहीं है, ये राज की बात है। पहले जो बात कर रहा हूं उस पर फोकस करें, जब आऊंगा बेटा उस पर डिटेल से बात करूंगा ना। अभी तो मैंने सिर्फ रट्टा लगवाया था, उस टाइम भी आपको रट्टा लगवाया था ना कि आप ऑन क्लिक कर दें सामने अलर्ट लिख दें, बस जी बुम बम, गोला बज गया, डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा ना वहां पहुंचने में। इसीलिए मैंने कहा था डिफिकल्ट रोड्स लीड टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, सो यू कीप ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन योर माइंड and keep traversing or traveling to that beautiful destination following the difficult roads that you are right now traversing on. Okay, बात समझ आ गई ना? हाँ। तो अलर्ट क्या था? फंक्शन था। घंटा पेट पेट के फिर फंक्शन था। अलर्ट क्या था? फंक्शन कॉल। ये कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन है। फंक्शन ऑफ देयर आर फंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो एसक्यूआर का फंक्शन है ये बिल्ट इन है। क्या है? ओ भाई यूजर डिफाइंड है। ये क्या लिखा हुआ है? फंक्शन डेफिनेशन। मैंने खुद इसे डिफाइन किया और फिर कॉल किया। अलर्ट को मैंने सिर्फ कॉल किया, डिफाइन मैंने। तो जो फंक्शन आप डिफाइन नहीं करेंगे वो बिल्ट इन होगा, और जो फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वो यूजर डिफाइंड होगा। यूजर आप ही है ना भाई। अच्छा, एक और बात, अगली बात, आपको मैंने बार बार ये चीज पढ़ाई है, कंसोल डॉट लॉग। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बता दें ये क्या है। जो बताएगा उसे 3 रुपए नाम। चल 6 रुपए दे दो। ये कंसोल लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग क्या है? कौन फंक्शन है? मेरी शक्ल तो ना तक, उधर तक के बता दे स्क्रीन पे। क्या है ये? क्या है ये? कौन है? कंसोल या लॉग या दोनों? अच्छा सोच ले। नहीं, कंसोल क्या है, लॉग क्या है, सारा कुछ बताए ना जरा। अब इसे इसे तोड़े जरा, जरा ब्रेक करें। ये सब कुछ आपको पता है।
आज की क्लास में जवाब रखा है जो कंसोल यूजर डिफाइंड है। नहीं, किधर मैंने किधर डिफाइन किया ऊपर कंसोल? नहीं, कंसोल बिल्ट इन क्या है? अच्छा, फंक्शन की पहचान क्या है? मैं तुक्के लगाने का नहीं बोल रहा बेटा, आई एम डेम सीरियस। मजाक इसलिए कर रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए ना, मतलब आप झिझके नहीं जवाब देने में। बेशक ब्लेंडर मारे, गलत सीधा बोले, लेकिन आई वांट दिस टू बी एक्चुअली स्टक इन योर माइंड। कंसोल क्या है? फंक्शन है। कितने लोग कहते हैं कंसोल फंक्शन है? फिर ये भी दसना पड़ेगा क्यों फंक्शन है। आपने क्या चीज देखकर उसको फंक्शन बताया? आप अगर कहें जी ये इंसान है, ठीक है, आपने इनको बकरी क्यों नहीं कहा? सॉरी सॉरी, मतलब आपने उसकी पहचान की ना, देखकर शक्ल से पहचान हो जाती है ना, हुलिये से पहचान हो जाती है। कंसोल में क्या चीज देखकर आपने कहा फंक्शन है? पहचान क्या है? ओ भाई सही सीधी बात, कंसोल के साथ क्या लगा हुआ है? डॉट। तो जिसकी चीज के साथ डॉट लगा हुआ वो क्या होता है? लो जी, ओ भाई ऑब्जेक्ट किधर गया? तो पीछे क्या बोला था? एसटीडी डॉट। तो जिसके साथ डॉट है वो क्या होता है? तो कंसोल क्या है? लो, पहला मुक गया पल्ला, नाम कोई भी नहीं जीत सका, 3 रुपए। अब लॉग क्या है? अब लॉग क्या है? और डॉट को छोड़ देना, वो मुक गया ना, बस कंसोल और डॉट आ गया, वो मुका दिया हमने, फसाद ही मुका दिया हमने कि कंसोल ऑब्जेक्ट है इसलिए कि उसके साथ क्या लगा हुआ है। आगे चले, लॉग क्या है? सिर्फ फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? शक्ल देख के कैसे पता लगा आपको? फंक्शन कॉल की पहचान ये है बेटा कि कोई भी नेम लिखा होगा और उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस होंगी। उसके फौरन बाद क्या होगी? राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस होंगी। और अगर उसके बाद करली ब्रैकेट्स भी हो तो वो फंक्शन डेफिनेशन होगी, और करली ब्रैकेट्स ना हो, सिर्फ राउंड ब्रैकेट पे खत्म हो जाए तो फंक्शन कॉल होगी। अब बताएं लॉग क्या है? लॉग फंक्शन कॉल है भाई, फंक्शन नहीं है। अच्छा, फंक्शन कॉल ही बोले मतलब के साथ। अच्छा, अब एक और बात लिखने लगा। बस ये चीजें समझनी है आपको, इतनी मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक्स के साथ स्टिक रहे। ऑब्जेक्ट का आपको बता देना भाईजान कि डॉट लगे तो वो। अब कंसोल जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बनाया कहीं, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट भी बिल्ट इन भी हो सकते हैं और यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं। तो कंसोल ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला? साथ डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मैंने तो डिफाइन ही नहीं किया, कहां से आया? बिल्ट इन है। लॉग फंक्शन फंक्शन है, फंक्शन कॉल है, लेकिन ये फंक्शन मैंने कहीं डिफाइन किया है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? बिल्ट इन हुआ। अब जरा एक और लाइन लिखता हूं, डॉक्यूमेंट। ये क्या है? नहीं मैं मतलब आपसे स्पेलिंग नहीं पूछ रहा, ये क्या है? इसका कुछ पता नहीं लग रहा, तो कोई निशानी नहीं है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने शरारत की है ना, मैंने आधा लिखा है। अब अगर मैं ये लिख दूं, क्या ऑब्जेक्ट है? डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये लिख दूं तो पिछले का पता है, डॉक्यूमेंट का कंफर्म हो गया है, अगले का नहीं पता क्या है। तो अगले में अगर ये लिख दूं, अब शक्ल से पहचान हो जाएगी ना आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है। अब अगर मैं ये लिख दूं, ये क्या है? कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन कॉल नहीं है, सिर्फ फंक्शन कॉल के पीछे फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगता, ठीक? तो ये चांसेस हैं कि ये फंक्शन डेफिनेशन होगी, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। अब पता चलेगा। अब क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। बस, सिंपल इज दैट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ तो लिया ही है सब कुछ, लेकिन साथ एक्सरसाइज भी कर लिए, ताकि आपको शक्ल से देख के पता लग जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अरे है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन कॉल है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। कौन सा?